नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बी.ए. थर्ड सेमेस्टर एग्जाम 2024 जो दिसंबर 2024 में एग्जाम होने की संभावना है, उसके लिए पेपर 305V अर्थात विज्ञान शिक्षण सेकंड जंतु एवं वनस्पति विज्ञान या पेडागोजी ऑफ साइंस सेकंड जूलॉजी एंड बॉटनी का यूनिट 4 मूल्यांकन और पाठ योजना का प्रैक्टिस सेट 4 हल करेंगे। दोस्तों लगभग 146-150 प्रश्न आसपास हैं, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, इससे सभी लोगों को लाभ हो सके। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 305B अर्थात विज्ञान शिक्षण सेकंड पेडागोजी ऑफ साइंस सेकंड जंतु एवं वनस्पति विज्ञान मूल्यांकन और पाठ योजना प्रैक्टिस सेट 4 है। इसके पहले 3 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो लिंक आप प्लेलिस्ट 305B दिया गया है, जहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा। कोई क्यूरीज है तो 9654302596 पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पाठ योजना के उद्देश्य में क्या जानकारी शामिल होती है? ए पाठ का विषय, बी पाठ में प्रयुक्त सामग्री, सी कौशल और ज्ञान जो बच्चे सीखेंगे, डी उपयुक्त सभी। तो पाठ योजना के उद्देश्य में क्या जानकारी शामिल होती है? सही जवाब हो जाएगा डी सभी। आप लोग ध्यान रखना, जो बच्चे आगरा यूनिवर्सिटी के री एग्जाम देंगे 106 में, ठीक है, वहाँ पर 106 है, तो 106 में जो बच्चे री एग्जाम देंगे अर्थात वनस्पति और जंतु विज्ञान का, उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, राजा महेंद्र प्रताप सिंह थर्ड सेमेस्टर में 305B है, लेकिन आगरा यूनिवर्सिटी में 106 में, ठीक है, तो वहाँ भी ध्यान रखना आप लोग। जो बच्चे आगरा यूनिवर्सिटी का एग्जाम देंगे उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, प्रश्न है, पाठ्यक्रम को छोटे व्यवहारिक अनुभागों में विभाजित किया जाता है जिसमें संबंधित विषय शामिल हैं। ए पाठ योजना, बी इकाई योजना, सी संसाधन योजना, डी पाठ्यक्रम योजना। तो पाठ को छोटे व्यवहारिक अनुभागों में विभाजित किया जाता है, इसमें संबंधित विषय शामिल है। सही जवाब हो जाएगा ए पाठ योजना। अगला प्रश्न है, पाठ योजना होनी चाहिए। सही जवाब हो जाएगा 3 का ए, लचीली, सुसंगत और छात्र केंद्रित। अगला प्रश्न है, एक पाठ्य योजना वास्तव में एक योजना है, एक कार्यक्रम की, बी कार्यकलाप की, सी शिक्षण की, डी सीखने की। सही जवाब हो जाएगा ए कार्यक्रम की। अगला प्रश्न है, पाठ्य पुस्तक कक्षा प्रयोग के लिए विशेषज्ञों द्वारा सावधानी से तैयार की जाती है या शिक्षण युक्तियों से भी परिपूर्ण होती है। यह कथन किसका है? ए डगलस, बी बेकन, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी बेकन का। अगला प्रश्न है, रणनीतिक पाठ योजना मदद करती है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना ए शिक्षकों और छात्रों के समय और ऊर्जा की बर्बादी को रोकने में। अगला प्रश्न है, पाठ योजना का मुख्य उद्देश्य है। सही जवाब हो जाएगा 7 का ए, अध्यापकों को इस बारे में एक रूपरेखा प्रदान करने के लिए कि क्या पढ़ाया जाए और कैसे पढ़ाया जाए। अगला प्रश्न है, पाठ योजना में परिचयात्मक प्रश्नों का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए नए पाठ के लिए छात्रों में जिज्ञासा उत्पन्न करना, भी छात्रों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, सी क्लास में मनोरंजन करने के लिए, डी क्लास को जोड़े रखने के लिए। तो पाठ योजना में परिचयात्मक प्रश्नों का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही जवाब हो जाएगा ए नए पाठ के लिए छात्रों में जिज्ञासा उत्पन्न करना। अगला प्रश्न है, उपलब्धि परीक्षण और नैदानिक परीक्षण के बीच अंतर है। सही जवाब हो जाएगा बी उनके कठिनाई स्तर के आधार पर। अगला प्रश्न है, विज्ञान विषय में एक नया दैनिक परीक्षण बनाते समय शिक्षकों को चाहिए ये बच्चों द्वारा की गई गलतियों का उपयोग करें, भी आसान प्रश्नों का उपयोग करें, सी नई पुस्तकों से नए प्रश्नों का चयन करें, डी ए बी दोनों। सही जवाब हो जाएगा ए बच्चों द्वारा की गई गलतियों का उपयोग करें। अगला प्रश्न है, निबंधात्मक परीक्षण किस स्तर के लिए उपयोगी है? ए प्राथमिक, बी पूर्व प्राथमिक स्तर पर, सी माध्यमिक स्तर पर, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा सी माध्यमिक स्तर पर। प्रश्न है, प्रयोगशाला में जीव विज्ञान से संबंधित प्रयोग किस विधि द्वारा किया जा सकता है?
ए प्रदर्शन विधि बी प्रायोगिक विधि सी मौखिक विधि इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए प्रदर्शन विधि। अगला प्रश्न है, नैदानिक परीक्षणों में बच्चों का चयन किया जाता है। ए पूर्ण पाठ्यक्रम से बी, पुरानी कक्षा के पाठ्यक्रम से सी, एक अनुच्छेद से डी, अनुच्छेद के विषय वस्तु के एक विशेष भाग से। सही जवाब हो जाएगा डी, अनुच्छेद के विषय वस्तु के एक विशेष भाग से। अगला प्रश्न है, सतत और व्यापक मूल्यांकन में सम्मिलित होता है। सही जवाब हो जाएगा 14 का डी, विभिन्न प्रकार की रणनीतियों का उपयोग करके। अगला प्रश्न है, सतत और व्यापक मूल्यांकन मदद करता है। ए बच्चों में तनाव कम करने में, बी मूल्यांकन को व्यापक बनाने में, सी निदान और उपचार के लिए एक उपकरण प्रदान करने में, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन संबंधित है। ए सामग्री से, बी मूल्यांकन रणनीतियों से, सी उद्देश्यों से, डी सीखने की प्रक्रिया से। सही जवाब हो जाएगा डी सीखने की। ध्यान रखना मूल्यांकन जो है ये उद्देश्यों से संबंधित है, ठीक है। तो 16 का सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना सी, ठीक है। तो मूल्यांकन किससे संबंधित है, तो ध्यान रखना सी उद्देश्यों से। क्लियर है। अगला प्रश्न है, पाठ योजना बनाने के महत्व को छोड़कर। सही जवाब हो जाएगा डी शिक्षकों को प्रसन्न करने हेतु। अगला प्रश्न है, उपलब्धि परीक्षण का निर्माण होता है। ए परीक्षण की तैयारी, बी परीक्षण का मूल्यांकन, सी परीक्षण का प्रशासन, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना कक्षा में व्यवहारिक रूप से निष्पादित गतिविधियों का एक लिखित रूप है। ए वार्षिक योजना, बी मासिक योजना, सी दैनिक योजना, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी दैनिक पाठ्य योजना। अगला प्रश्न है, पाठ्य योजना के लिए हर्विटियन दृष्टिकोण से निम्नलिखित चरण शामिल हैं। ए अनुप्रयोग, बी साहचर्य, सी सामान्यीकरण, डी तैयारी, ई प्रस्तुति, डी जी पुनः पंजीकरण। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना सी डी ई बी सी ए एफ, ठीक है। सबसे पहले डी तैयारी, उसके बाद प्रस्तुति, उसके बाद साहचर्य, फिर सामान्यीकरण, अनुप्रयोग, पुनः पंजीकरण सबसे लास्ट में जी। यहाँ पर जो एफ है इसके यहाँ पे एफ रहेगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्य योजना के विकास में पहला कदम नहीं है। ए परिचय, बी पूर्व ज्ञान का परीक्षण, सी प्रेरणा, डी आरंभ। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना डी आरंभ। अगला प्रश्न है, पाठ्य योजना में उद्देश्य कथन किससे पहले दिया जाता है। ए मूल्यांकन, बी पूर्व ज्ञान, सी प्रस्तुतिकरण, डी दत्त कार्य। सही जवाब हो जाएगा सी प्रस्तुतिकरण। अगला प्रश्न है, मेजरिंग एजुकेशनल अचीवमेंट पुस्तक किसने लिखी। ए फ्रॉयड, बी वोगलर, सी इवल, डी डंडेकर। सही जवाब हो जाएगा सी इवल। अगला प्रश्न है, योगात्मक मूल्यांकन का दोष है। सही जवाब हो जाएगा ए सूचनाओं को इकट्ठा करने में धन अधिक व्यय होता है, बी ये आकलन प्राथमिक स्तर पर कम प्रभावशाली है, सी इसमें सूचनाओं का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, परीक्षण की विशेषताओं को कितने भागों में बांटा जा सकता है। सही जवाब हो जाएगा ए 8। अगला प्रश्न है, विज्ञान विषय पर पाठ्य योजना तैयार करते समय आपका पहला कदम क्या होगा। सही जवाब हो जाएगा 26 का बी उद्देश्य तय करना। अगला प्रश्न है, विज्ञान में सीखने के रूप में मूल्यांकन का अर्थ है। ए आत्म मूल्यांकन, बी पद मूल्यांकन, सी सारांशित मूल्यांकन, डी रचनात्मक मूल्यांकन। सही जवाब हो जाएगा 27 का ए आत्म मूल्यांकन।
अगला प्रश्न है, सामान्य उपलब्धि परीक्षण वह है दिए हुए क्षेत्र में सापेक्षिक ज्ञान का जो एक ही प्राप्तांक द्वारा उपलब्धि के किसी बोध कराता है। कथन किसने दिया? सही जवाब हो जाएगा ए, लिंग्विस्टिक एवं मन। अगला प्रश्न है, उपलब्धि परीक्षण के महत्व के अंतर्गत आता है ए, निर्देशकों अथवा शिक्षकों को लक्ष्य के समक्ष लाना, बी, अधिगम हेतु प्रेरित तथा निर्देशित करना, सी, शिक्षण विधि के चयन में सहायता करना, डी, शैक्षिक स्तर बनाए रखने हेतु। सही जवाब हो जाएगा ध्यान 29 का डी, सभी। अगला प्रश्न है, परीक्षण की तकनीकी विशेषताएं हैं ए, मानकीकरण, बी, विश्वसनीयता, सी, वैधता, डी, वस्तुनिष्ठता। सही जवाब हो जाएगा 30 का ध्यान रखना डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, उपलब्धि परीक्षण के निर्माण के लिए निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है? सही जवाब हो जाएगा बी, मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, एक परीक्षण तैयार करने के बाद एक शिक्षक प्राप्तांकों की निरंतरता को जांचने के लिए एक ही आयु वर्ग के बच्चों पर प्रशासित करता है। वह परीक्षण को जांचना चाहता है तो ए, वैधता, बी, विश्वसनीयता, सी, वस्तुनिष्ठता, डी, उपयोगिता। ध्यान रखना, एक परीक्षण तैयार करने के बाद एक शिक्षक प्राप्तांकों की निरंतरता को जांचने के लिए एक ही आयु वर्ग के बच्चों पर प्रशासित करता है। वह परीक्षण, यहाँ पर डॉट डॉट रहेगा, ठीक है, जांचना चाहता है। सही जवाब हो जाएगा 32 का ध्यान रखना बी, विश्वसनीयता को। अगला प्रश्न है, मानकीकृत परीक्षणों की मुख्य विशेषता यह होती है कि वे डॉट डॉट से स्वतंत्र होते हैं। सही जवाब हो जाएगा बी, व्यक्तिगत त्रुटियों से। अगला प्रश्न है, उपलब्धि परीक्षण में किस प्रकार के प्रश्न अपसारी प्रश्न होते हैं? सही जवाब हो जाएगा ए, एकाधिक सही उत्तर वाले प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अनुदेशात्मक प्रभावों में से कौन सी भूमिका निर्वहन मॉडल के अंतर्गत नहीं आता है? सही जवाब हो जाएगा डी, सामाजिक संवाद में दक्षता। अगला प्रश्न है, रॉबर्ट ग्लेसर के भौतिक शिक्षण प्रतिमान के क्रमिक 4 भाग हैं। सही जवाब हो जाएगा 36 का बी, अनुदेशात्मक उद्देश्य, पूर्व व्यवहार, अनुदेशात्मक प्रक्रिया, उपलब्धि का मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, अग्रणी संगठन शिक्षण प्रतिमान किसका योगदान है? सही जवाब हो जाएगा 37 का बी, आशुवेल। अगला प्रश्न है, संप्रत्यय उपलब्धि शिक्षण प्रतिमान किसका योगदान है? सही जवाब हो जाएगा ए, ब्रूनर का। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन हेतु अनुष्ठान क्रम रूब्रिक्स के प्रयोग का लाभ निम्नलिखित में से कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा सी, व्यक्तिपरकता में वृद्धि। अगला प्रश्न है, निम्न में से वस्तुनिष्ठ परीक्षण का गुण है ए, इनका मूल्यांकन शुद्ध होता है, बी, या परीक्षा प्रणाली छात्रों के लिए रोचक होती है, सी, या परीक्षा उद्देश्य पूर्ति में सहायक होती है, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन शिक्षण की अवधि में प्रदत्त किया जाए न कि उसे पूर्ण होने के पश्चात प्रदत्त किया जाएगा? सही जवाब हो जाएगा बी, रचनात्मक मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, निरीक्षण प्रक्रिया में निहित है ए, अवलोकन प्रक्रिया, बी, अभिलेखन प्रक्रिया, सी, विश्लेषण प्रक्रिया, डी, अनुमान प्रक्रिया। सही जवाब हो जाएगा 42 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मूल्यांकन प्रणाली में मूल्यांकन औपचारिक रूप से निर्देशों के द्वारा होता है? सही जवाब हो जाएगा 43 का डी, रचनात्मक मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन का वह प्रकार जो छात्रों के साथ साथ शिक्षकों को भी प्रतिपुष्ट कर देता है। सही जवाब हो जाएगा बी, रचनात्मक मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, निर्माणात्मक मूल्यांकन की विशेषता क्या है? सही जवाब हो जाएगा डी, शिक्षण के दौरान मूल्यांकन किया जाता है। अगला प्रश्न है, योगात्मक मूल्यांकन का क्या अर्थ है? सही जवाब हो जाएगा डी, शैक्षिक सत्र समाप्त होने के बाद प्रदर्शन स्तर का पता लगाना।
अगला प्रश्न है डॉट 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 में माप की भूमिका सब सीखी हुई कुशलताओं में निष्पादन का एक संपूर्ण अवसर देती है। सही जवाब हो जाएगा बी, योगात्मक मूल्यांकन। योगात्मक मूल्यांकन में माप की भूमिका सब सीखी हुई कुशलताओं में निष्पादन का एक संपूर्ण अवसर देती है। 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है निम्न में से मौखिक परीक्षा का महत्व है। ए परिश्रम और समय की बचत, बी आत्मविश्वास में वृद्धि, सी यथार्थ और शुद्ध आदत का विकास, डी शीघ्रतापूर्ण गति से कार्य, और पांचवा जो है स्मरण और कल्पना शक्ति का विकास। सही जवाब हो जाएगा डी, सभी। अगला प्रश्न है योगात्मक मूल्यांकन का प्रायः डॉट डॉट के लिए उपयोग नहीं किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा 49 का ए, उपचार। अगला प्रश्न है छात्रों को योगात्मक आकलन का उद्देश्य क्या है। सही जवाब हो जाएगा ए, अवधि के अंत में आकलन करना। अगला प्रश्न है जिस परीक्षण पर परीक्षक का व्यक्तिगत प्रभाव नहीं पड़ता उसे क्या कहते हैं। सही जवाब हो जाएगा ए, वस्तुनिष्ठ परीक्षण। ध्यान रखना जिस परीक्षण पर परीक्षक का व्यक्तिगत प्रभाव नहीं पड़ता उसे क्या कहते हैं, तो वस्तुनिष्ठ परीक्षण। मूल्यांकन का उद्देश्य है, सही जवाब हो जाएगा 52 का बी, अधिगमकर्ता की उपलब्धि जानना और सुधार लाना। अगला प्रश्न है जहां केवल शब्द आ जाए अक्सर वो गलत होने के चांस रहता है। तो निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एक उत्तम परीक्षण की नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 53 का बी, योजना। अगला प्रश्न है एक क्रमबद्ध प्रक्रिया जो यह बताती है कि बालक ने किस सीमा तक शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त किया कहलाती है। सही जवाब हो जाएगा बी, मूल्यांकन। अगला प्रश्न है वस्तुनिष्ठ परीक्षण का प्रमुख दोष है। सही जवाब हो जाएगा सी, अभिव्यक्ति का अभाव। अगला प्रश्न है पाठ्यक्रम का परियोजना के अंत में कौन सा मूल्यांकन किया जाता है। पाठ्यक्रम के परियोजना के अंत में सही जवाब हो जाएगा ए, योगात्मक मूल्यांकन। वार्षिक मूल्यांकन या फिर 6 महीने का एग्जाम होता है तो उसमें किया जाता है, अंत में परीक्षा जो आपकी होती है योगात्मक मूल्यांकन। अगला प्रश्न है पंचपदी पाठ योजना के प्रवर्तक कौन है। सही जवाब हो जाएगा ए, स्पेंसर। अगला प्रश्न है मूल्यांकन ज्ञान का उच्चतम चरण है या किस आयाम के अंतर्गत आता है। सही जवाब हो जाएगा ए, संज्ञानात्मक। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक अच्छे पाठ उद्देश्य की विशेषता है। सही जवाब हो जाएगा सी, मापन। अगला प्रश्न है उपलब्धि परीक्षण की योजना के लिए प्रारंभिक चरण क्या है। सही जवाब हो जाएगा डी, उद्देश्यों को इस तरह के रूप में बताते हैं कि उनकी उपलब्धियों को स्थापित करने में सक्षम होगा। अगला प्रश्न है एक खुले अंत प्रश्न बनाने के लिए उपयोगी शुरुआत शब्द क्या है। सही जवाब हो जाएगा सी, क्यों। अगला प्रश्न है मूल्यांकन का उद्देश्य है तो शैक्षिक योजना के बारे में विश्वसनीय निर्णय लेने के लिए भी छात्रों के विकास और ज्ञान कौशल को पहचानने से छात्रों के विकास के लिए प्रोत्साहित करें, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है रचनात्मक मूल्यांकन कब होता है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना बी, शिक्षण प्रक्रिया के दौरान। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन शिक्षण प्रक्रिया के दौरान होता है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना सी, निर्णयात्मक मूल्यांकन, नैदानिक मूल्यांकन, ये दोनों। ठीक है, और परीक्षा के अंत में या फिर साल के अंत में जो एग्जाम होता है उसे क्या कहते हैं, तो योगात्मक मूल्यांकन। अगला प्रश्न है रचनात्मक मूल्यांकन में प्रयुक्त उपकरण है। ए प्रश्नावली, बी अवलोकन अनुसूची चेकलिस्ट, सी रेटिंग पैमाने परीक्षण, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है एक शिक्षार्थी की कठिनाई की पहचान करने और उन्हें दूर करने के लिए मूल्यांकन किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा 66 का, ध्यान रखना बी, नैदानिक मूल्यांकन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन पाठ्यक्रम में छात्रों की निपुणता को प्रभावित करने के लिए किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा 67 का, योगात्मक मूल्यांकन। अगला प्रश्न है मूल्यांकन में प्रयुक्त एक अच्छे उपकरण तकनीक के मानदंड क्या है। ए वैधता, बी विश्वसनीयता, सी साध्यता, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 68 का, ध्यान रखना आप लोग।
डी उपयुक्त सभी। वैधता, विश्वसनीयता। अगला प्रश्न है सीसीई का अर्थ क्या है, मतलब फुल फॉर्म पूछा है। सही जवाब हो जाएगा सतत व्यापक मूल्यांकन, ठीक है, कंटिन्यूअस एंड कंप्रेहेंसिव एवेल्यूएशन। अगला प्रश्न है सीसीई का उद्देश्य क्या है। ये मूल्यांकन को नियमित गतिविधि बनाना भी, शिक्षार्थी के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए, सीखने को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 70 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है एक बच्चे के सर्वांगीण विकास, समग्र विकास का आकलन किसके अंतर्गत आता है। सही जवाब हो जाएगा बी, समग्र मूल्यांकन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सतत और व्यापक मूल्यांकन में सहशैक्षिक। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 72 का जो है सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से सतत और व्यापक मूल्यांकन में सहशैक्षिक क्षेत्र है, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा सा कट गया है, तो इसका सही होगा निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन में सहशैक्षिक क्षेत्र हैं। सही जवाब ध्यान रखना, सही जवाब हो जाएगा 72 का कार्य शिक्षा, कला शिक्षा, शारीरिक शिक्षा सभी, ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से मूल्यांकन के प्रकार हैं। ये सीखने का आकलन बी, सीखने के लिए आकलन सी, सीखने के रूप में आकलन डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है जब शिक्षार्थी को अपने स्वयं के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए कहा जाता है तो यह किसके अंतर्गत आता है। सही जवाब हो जाएगा ए, अधिगम के रूप में मूल्यांकन। अगला प्रश्न है रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है। सही जवाब हो जाएगा सी, बच्चों की प्रगति की निगरानी करें। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है। सही जवाब हो जाएगा सी, सत्र परीक्षा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना सी, सतत या असतत। अगला प्रश्न है सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए तार्किक आधार है। सही जवाब हो जाएगा सी, मानव व्यक्तित्व की पूर्ण प्रकृति। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का भाग नहीं हो सकता। सही जवाब हो जाएगा सी, अभिभावक शिक्षक बैठक। अगला प्रश्न है छात्रों में रटने की प्रवृत्ति को रोकने हेतु कैसे प्रश्न नहीं पूछने चाहिए। रटने की प्रवृत्ति, ध्यान रखना, छात्रों में रटने की प्रवृत्ति को रोकने हेतु कैसे प्रश्न नहीं पूछने चाहिए। सही जवाब हो जाएगा ए, वस्तुनिष्ठ, ठीक है। वस्तुनिष्ठ क्या है, ये आपको रटने प्रवृत्ति को बढ़ावा देती है। जैसे निबंधात्मक हो गया, दीर्घ उत्तरी, तो ये सब क्या है, ये समझने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, ठीक है। तो रटने की प्रवृत्ति रोकने हेतु कैसे प्रश्न नहीं पूछना चाहिए, तो वस्तुनिष्ठ, ये सही जवाब है। अगला प्रश्न है वे प्रश्न जिनके उत्तर हेतु हाँ नहीं में एक का चयन करना हो तो उन्हें वर्गीकृत किया जा सकता है। सही जवाब हो जाएगा ए, वस्तुनिष्ठ प्रकार में। अगला प्रश्न है उपलब्धि परीक्षण के प्रयोग में किसी भी प्रकार की कठिनाई ना हो तो वह विशेषता क्या कहलाती है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना डी, व्यवहारिकता। अगला प्रश्न है एक बालक की उपलब्धि किस पर निर्भर करती है। ए, योग्यता बी, प्रेरणा, सी, आलस्य, डी, ए, बी दोनों पर। सही जवाब हो जाएगा डी, ए, बी दोनों पर। अगला प्रश्न है उपलब्धि परीक्षण के निर्माण के लिए निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है। सही जवाब हो जाएगा T4 का बी, मूल्यांकन। अगला प्रश्न है एक उपलब्धि परीक्षण आयोजित करने का उद्देश्य सिवाय इस प्रकार को छोड़कर अन्य सभी के लिए होता है। सही जवाब हो जाएगा T5 का ए, उद्देश्यों के लेखन के लिए। अगला प्रश्न है उपलब्धि परीक्षण के निर्माण में प्रथम चरण होगा। सही जवाब हो जाएगा 86 का, ध्यान रखना बी, पाठ्यक्रम के उद्देश्यों को परिभाषित करना। अगला प्रश्न है निर्देश के बारे में अच्छे निर्णय लेने के लिए अमूल्य सहायता प्रदान करते हैं और स्कूल के भीतर आंकड़ा संचालित संस्कृति को बढ़ावा देते हैं। सही जवाब हो जाएगा T7 का बी, उपलब्धि आंकड़े। अगला प्रश्न है एक परीक्षण तैयार करने के बाद एक शिक्षक प्राप्तांकों की निरंतरता को जांचने के लिए एक ही आयु वर्ग के बच्चों पर प्रशासित करता है। वह परीक्षण की ... को जांचना चाह रहा है।
सही जवाब हो जाएगा बी, विश्वसनीयता। उपलब्धि परीक्षण का प्रमुख उपयोग होता है ए अधिगम उत्पाद जांच में, बी शैक्षिक मार्गदर्शन में, सी उपचारात्मक परीक्षण में, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा सी, उपचारात्मक शिक्षण में। अगला प्रश्न है, इवेल के अनुसार उपलब्धि परीक्षण है। सही जवाब हो जाएगा ए ज्ञान का मापन करना, बी कुशलता का मापन, सी क्षमता का मापन, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उपलब्धि परीक्षण निर्माण प्रक्रिया का भाग नहीं है। ए पद परीक्षण, बी इकाई योजना, सी ब्लूप्रिंट, डी उत्तर कुंजी। सही जवाब हो जाएगा बी, इकाई योजना। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक विशिष्ट उपलब्धि परीक्षण नहीं है। सही जवाब हो जाएगा बी, सादृश्य परीक्षण। अगला प्रश्न है, उपलब्धि परीक्षण में निम्न में से किस आधार पर अंक प्रभार नहीं दिया जाता। सही जवाब हो जाएगा डी, विकल्प के आधार पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नियोजन की सीमा नहीं है। सही जवाब हो जाएगा सी, नियंत्रण का आधार। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक उस व्याख्यान को तैयार कर रहा है जो उसे अगले दिन कक्षा में देना है, किस श्रेणी में आता है। सही जवाब हो जाएगा 95 का ए, पाठ योजना। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक कक्षा में पढ़ाने के लिए विधियों और सामग्रियों का चयन कर रहा है जो शिक्षण के किस चरण में आता है। सही जवाब हो जाएगा ए, प्रिएक्टिव। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक कक्षा में छात्रों से प्रश्न पूछ रहा है। ए प्रिएक्टिव फेस, बी इंटरेक्टिव फेस, सी पोस्ट एक्टिव फेस, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा बी, इंटरेक्टिव फेस। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक कक्षा में छात्रों के सीखने के परिणामों का विश्लेषण कर रहा है, इसके अंतर्गत आता है। सही जवाब हो जाएगा 98 का सी, पोस्ट एक्टिव फेस। अगला प्रश्न है, शिक्षक द्वारा पाठ योजना के लिए तैयार की गई योजना डॉट डॉट कहलाती है। सही जवाब हो जाएगा बी, पाठ योजना। अगला प्रश्न है, पाठ योजना में कौन सा चरण लघु क्रियाकलाप है जो छात्रों को मुख्य पाठ के लिए तैयार करने के लिए अभिकल्पित की गई है। सही जवाब हो जाएगा बी, बारमर। अगला प्रश्न है, कक्षा के आकार और कक्षा के समय में शिक्षक की कमी को डॉट डॉट के रूप में जाना जाता है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी, सूक्ष्म शिक्षण। अगला प्रश्न है, प्रभावी पाठ योजना के लिए पहली और सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सी, विषय ज्ञान। अगला प्रश्न है, पाठचर्या विकास लगातार चलने वाली प्रक्रिया मानी जाती है, इसके कौन से तत्व हैं। ए शिक्षण उद्देश्य, बी अनुदेशात्मक प्रारूप, सी मूल्यांकन, डी पृष्ठपोषण। सही जवाब हो जाएगा 103 का, ध्यान रखना, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या पाठ योजना में सही क्रम है। तो सही जवाब हो जाएगा ए, प्रेरणा प्रस्तुतिकरण, पुनर्पूंजीकरण, गृह समानुदेशन। अगला प्रश्न है, हार्वेटियन दृष्टिकोण के अनुसार पाठ योजना तैयार करने का अंतिम चरण कौन सा है। सही जवाब हो जाएगा ए, अनुप्रयोग। अगला प्रश्न है, पाठ योजना का उद्देश्य होना चाहिए। ए विषय वस्तु पर ध्यान दे, बी उपलब्ध समय का विभाजन, सी समय उपकरणों का सही उपयोग, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, पाठ योजना की भाषा कैसी होनी चाहिए। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सी बहुत सटीक और संगत। अगला प्रश्न है, डाल्टन योजना में नहीं है। सही जवाब हो जाएगा बी, समय सारणी। अगला प्रश्न है, हमेशा अपने पाठ की योजना पहले से बना लें लेकिन इसके गुलाम ना बने, यह सलाह किसकी है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए R.L. स्टीवेंसन। अगला प्रश्न है, हर्बर्ट पद्धति ने निम्न 6 औपचारिक चरणों का प्लान करने पर बल दिया। सही जवाब हो जाएगा ए, तैयारी, प्रस्तुति, तुलना, सामान्यीकरण, प्रयोग, संक्षिप्तीकरण। अगला प्रश्न है, RCM दृष्टिकोण को विकसित किया गया है।
सही जवाब हो जाएगा ए, मैसूर क्षेत्रीय महाविद्यालय में। अगला प्रश्न है, आरसीएम पद्धति में शामिल 3 व्यवस्थित मुख्य चरण हैं। सही जवाब हो जाएगा ए, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक उद्देश्य आरसीएम पद्धति के अनुसार रचनात्मक श्रेणी में शामिल नहीं है। सही जवाब हो जाएगा डी, सत्यापित करना। अगला प्रश्न है, आरसीएम पद्धति का उपयोग किन उद्देश्यों को लिखने के लिए किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा ए, ज्ञानात्मक उद्देश्य। अगला प्रश्न है, निम्न में से मॉरिसन का पंचपदी प्रणाली के पद कौन से हैं। सही जवाब हो जाएगा ए, अन्वेषण, बी प्रस्तुतिकरण, डी सी आत्मीय, डी उपयुक्त सभी। डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, आरसीएम उपागम में कितनी मानसिक योग्यताओं का प्रयोग किया गया है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी 17। अगला प्रश्न है, आरसीएम उपागम में ज्ञानात्मक पक्ष के कितने पदों का प्रयोग किया गया है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए 4। अगला प्रश्न है, आरसीएम उपागम के प्रदा आउटपुट पद को और किस नाम से जाना जाता है। सही जवाब हो जाएगा ए, वास्तविक अधिगम परिणाम। अगला प्रश्न है, आरसीएम उपागम के प्रदा पद का संबंध किससे होता है। सही जवाब हो जाएगा ए, मूल्यांकन से। अगला प्रश्न है, आरसीएम उपागम का प्रक्रिया पद का संबंध हार्वर्ड उपागम के किससे है। सही जवाब हो जाएगा ए, प्रस्तुतिकरण। अगला प्रश्न है, आरसीएम उपागम के उदाहरण पद के अंतर्गत किसका निर्धारण किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा ए, शैक्षिक उद्देश्यों का। करीब 146 प्रश्न, प्रश्नों को पूरा देखिएगा। अगला प्रश्न है, शैक्षिक अनुशासन के रूप में शिक्षा शास्त्र के संस्थापक थे। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी, जॉन एफ हार्वर्ड। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा चरण हार्वर्ड उपागम एवं मॉरिसन उपागम में समान है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सी, प्रस्तुतिकरण। अगला प्रश्न है, डॉट 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 चरण में शिक्षक पहले विषय को सामान्य विषय या क्षेत्र के बारे में जांच सकता है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी, अन्वेषण। अगला प्रश्न है, शिक्षण के ADDIE मॉडल में प्राप्त का अर्थ है। सही जवाब हो जाएगा 125 का ए, अभिकल्प और विकास। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अनुदेशात्मक प्रभावों में से कौन भूमिका निर्वहन मॉडल के अंतर्गत नहीं आता है। सही जवाब हो जाएगा डी, सामाजिक संवाद दक्षता में। अगला प्रश्न है, प्रतिमान किसी आदर्श के अनुरूप व्यवहार को ढालने की प्रक्रिया को कहा जाता है। किसका कथन है। सही जवाब हो जाएगा ए, H.C. वाइल्ड। अगला प्रश्न है, आधारभूत शिक्षण प्रतिमान किसका योगदान है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए, रॉबर्ट ग्लेजर का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल विद्यार्थी के व्याख्यान, पठन और अन्य माध्यमों के द्वारा प्रस्तुत सामग्री को समझने के लिए संज्ञानात्मक संरचना प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। सही जवाब हो जाएगा डी, अग्रिम आयोजक। अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रतिमान का तत्व कौन सा है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी, सहायता प्रणाली, उद्देश्य, संरचना, तीनों। अगला प्रश्न है, बुनियादी शिक्षण प्रतिमान के जन्मदाता कौन थे। सही जवाब हो जाएगा ए, ग्लेसर, रॉबर्ट ग्लेसर। अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रतिमानों से अभिप्राय विशिष्ट अनुदेशात्मक तथ्यों की प्राप्ति के लिए निर्मित उपचारात्मक शिक्षण व्यूह रचनाओं से किसका कथन है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सी, पॉल डी ईगन। अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रतिमानों के आधारभूत तत्व कितने हैं। सही जवाब हो जाएगा डी, 5। अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रतिमानों का निर्माण किसकी प्राप्ति के लिए किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा ए, विशिष्ट उद्देश्यों के लिए। अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रतिमानों के तत्व हैं ये उद्देश्य भी सामाजिक व्यवस्था से सहायक प्रणाली, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान किसने दिया। सही जवाब हो जाएगा ए, रिचर्ड सचमैन। अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक विकास प्रतिमान किसने दिया। सही जवाब हो जाएगा सी, पियाजे और सुलेमिन
सुलिवन, दोनों। अगला प्रश्न है समूह जांच प्रतिमान किसने दिया? सही जवाब हो जाएगा ए, जॉन ड्यूबी ने। अगला प्रश्न है निम्न में से शिक्षण प्रतिमान का कौन सा आधारभूत तत्व नहीं है? सही जवाब हो जाएगा डी, कथन। अगला प्रश्न है मौलिक शिक्षण प्रतिमान किसने दिया? सही जवाब हो जाएगा सी, रॉबर्ट ग्लेसर। अगला प्रश्न है आधुनिक शिक्षण प्रतिमान का वर्गीकरण किसने दिया? सही जवाब हो जाएगा डी, ब्रूस जुआइस ने। अगला प्रश्न है आधुनिक शिक्षण प्रतिमान के प्रकार कौन से हैं? सही जवाब हो जाएगा 142 का सी, ए बी सी डी। सामाजिक अंतरक्रियात्मक प्रतिमान, व्यवहार परिवर्तन प्रतिमान, सूचना विकास प्रतिमान, व्यक्तिगत आधारभूत प्रतिमान, सभी। अगला प्रश्न है पाठ योजना के किस भाग में छात्रों के सम्मुख पाठ्यवस्तु का शिक्षण बिंदु प्रस्तुत किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा ए, प्रस्तुतिकरण में। अगला प्रश्न है उच्च प्राथमिक कक्षाओं को पढ़ाते समय कम से कम कितने शिक्षण बिंदु पर पाठ्य योजना का निर्माण करना चाहिए? सही जवाब हो जाएगा सी, 2 शिक्षण बिंदु। अगला प्रश्न है एक अच्छी पाठ्य योजना में किन की सूचनाओं का उल्लेख किया जाना चाहिए? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना डी, पाठ की अवधि, विषय की वस्तु, प्रकरण, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है अमानकीकृत परीक्षण को कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना ए, अध्यापक निर्मित उपलब्धि परीक्षण। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक का प्लेलिस्ट 305 भी है, इस जगह पे क्लिक करेंगे सारे इस पेपर की सारी वीडियो क्रम से मिल जाएगा। जस्ट उसके नीचे लिंक का प्लेलिस्ट ऑल पेपर दिया गया है, वहाँ पर क्लिक करेंगे तो सारे पेपर की सारी वीडियो 305, 301, 302, 303, 304, 305 सभी मिल जाएगा। कोई क्यूरी 9654302596 मैसेज करके पूछ सकते हैं। आप लोग ध्यान रखना, अगला जो प्रैक्टिस सेट हल करेंगे फुल प्रैक्टिस सेट 5, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, सभी लोगों को लाभ हो सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।